चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं महासागरीय विज्ञान के बारे में। महासागरीय विज्ञान क्या होता है इसके बारे में विशेष चीज़ें जानेंगे। और यहाँ आप देखें तो आपको देखने को मिलेगा विशेष रूप से ज्वार भाटा जो है वो देखने को मिलेगा। ज्वार भाटा अगर बात करें तो ज्वार भाटा क्या होता है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी मतलब हमारी अर्थ, दूसरा होता है चंद्रमा और तीसरा होता है सूर्य। इनकी पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता से ही यहाँ पे ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। और इसी का ये प्रमुख कारण है, जब पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा एक सीध पर आ जाते हैं तो उस समय बहुत अधिक आयाम के ज्वार भाटे आ जाते हैं। एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की जो है विशाल जो जल राशि होती है उसके प्रभाव को हम क्या बोलेंगे, महासागरीय जलधारा बोलेंगे। और यह दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो गर्म होती है और एक ठंडी होती है। अच्छा, गर्म और ठंडी जलधारा जहाँ मिलती है उसको वहाँ पे क्या होता है, प्लेकेटन जो घास है वो मिलती है, जिससे उस स्थान पर जो होता है अत्यधिक मत्स्य उत्पादन यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ अगर बात करें हम तो देखिए तरंगे वास्तव में ऊर्जा है और जल नहीं है, जो कि महासागरीय सतह के आर पार गति करती है। ये जो होती है वायु के जल की जो विपरीत दिशा है उसमें गति से उत्पन्न होती है। वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती है जिससे तरंगे उत्पन्न होती है। वायु के कारण तरंगे महासागर में गति करती है तथा ऊर्जा तटरेखा पर निर्मुक्त होती है। चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण के कारण दिन में एक बार या दो बार समुद्र जल का नियतकालिक उठना और नीचे गिरना क्या कहलाता है, ज्वार भाटा, यानी कि ऊपर उठना ज्वार, नीचे गिरना भाटा कहलाता है। चंद्रमा तथा सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल तथा अपकेंद्रीय बल दोनों मिलकर पृथ्वी पर ज्वार भाटा को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। ज्वार भाटा नौ संचालकों व मछुआरों को उनके कार्य संबंधी योजनाओं में काफ़ी मदद करते हैं और जल धाराएं तापमान को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। ठंडी या गर्म धाराएं तापमान को अलग अलग प्रकार से प्रभावित करती है। इसके अलावा ठंडी जल धाराएं जो होती है ठंडा जल, गर्म जल धाराएं जो होती है गर्म जल क्षेत्रों में लाती, मतलब ठंडी जल धाराएं ठंडा जल को गर्म जल क्षेत्रों में लाती है और ये महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती है। गर्म जल धाराएं गर्म जल को ठंडे जल क्षेत्र में पहुंचाती है और प्राय महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती है। कोरियोलिस बल आपने सुना होगा। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जल की गति की जो है दिशा के दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर प्रवाहित होता है तथा उनके चारों ओर बहाव को बलय कहा जाता है। जापान के निकट आप देख सकते हैं क्यूरेशियो की जो गर्म जलधारा है तथा आयुसियो की ठंडी जलधारा के जल के मिलने से वहाँ एक घना कुहासा छाया रहता है। सारगेसो जो सागर है वहाँ उसको महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है। हिंद महासागर की ग्रीष्मकालीन मानसून की जो जलधारा है गर्म एवं परिवर्तनशील जलधारा है एवं शीतकालीन मानसून हवा ठंडी एवं परिवर्तनशील जलधारा होती है। तो ये देख लिए हमने यहाँ पे कुछ बेसिक जानकारी। अब यहाँ देखिए हम जानते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी आपके लेकर आया है अनअकैडमी समिट 2.0 एसोसिएशन विद द हिंदू ग्रुप। और इस समिट में बहुत सी ऐसी हस्तियां हैं जो आपको गाइड करेंगी सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनना चाहिए, किस प्रकार से यहाँ पे आपको शॉर्ट्स नोट्स बनाने चाहिए, किस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे जो कि बहुत ही बारीक चीजें हैं, आपको जानना जरूरी है सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। यहाँ पे क्रैश होता है ये दीपक गुप्ता जी और बहुत से यहाँ पे स्पीकर जाने मानी हस्ती है जो आपको गाइड करेंगे। साथ ही अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स है जो आपको यहाँ पे गाइड करेंगे इस समिट में। और यहाँ पे जो भी बच्चे सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये समिट जरूर अटेंड करना चाहिए। इस समिट में आपको काफी फायदे मिलने वाले हैं, जैसा कि आपको ट्रिक्स बताए जाएंगे एग्जाम क्रैक करने के। जिन्होंने एग्जाम को पहले निकाला है वो आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आपको रैंकर से तैयारी करने के तरीके के बारे में बताया जाएगा और आईएएस ऑफिसर की जिंदगी को आपको करीब से देखने का मौका मिलेगा। और इस 2 दिन के इवेंट में और क्या क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 70 प्रतिष्ठित वक्ता होंगे, यहाँ पे 20 टॉक्स होंगी, डिस्कशन सेशन होंगे, 32 हैंड्स ऑन वर्कशॉप होंगे। और इस समिट के लिए आपको कहीं जाना भी नहीं, ये समिट पूरा ऑनलाइन है। और आपके मन में कुछ सवाल होंगे, इसका रजिस्ट्रेशन की फी क्या रहेगी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी फीस नहीं है, आपको बस एडवांस में रजिस्टर करना है। और क्या मैं सारे सेशन अटेंड कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आप सारे सेशन अटेंड कर सकते हैं। बस कुछ सेशन ऐसे होंगे जो पैरेलली चलने वाले हैं, आपको अपना टाइम मैनेज करना है। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? ये समिट सबके लिए है, सबके लिए खुला है, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। क्या कोई स्पेशल सेशन है हमारे सवालों के लिए, जो सवाल हम पूछने वाले हैं? जी हाँ, आपके सवाल को महत्व दिया जाएगा। स्पीकर्स द्वारा आपके सवालों का सेशन के लास्ट में आंसर दिया जाएगा। इस सेशन के लिए हम रजिस्टर कैसे करें, तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, आप उस लिंक की सहायता से अपना रजिस्टर कर सकते हैं। तो आज ही रजिस्टर करें और जब रजिस्टर करें तो यहाँ पे कोड लगाना ना भूलें। हमारा कोड है सरकार10 कोड आप जरूर लगाएं। तो देखिए यहाँ हम अभ्यास प्रश्न के बारे में बात करेंगे विगत वर्षों में आए हुए और कुछ मॉडल क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा यहाँ पे, तापमान में सर्वाधिक परिवर्तन होता है। तो तापमान में सर्वाधिक परिवर्तन की अगर बात करें तो कौन से महासागर में होता है?
हिंद में भी नहीं होता, प्रशांत में भी नहीं होता, आर्कटिक में नहीं, ये अटलांटिक महासागर में सबसे अधिक होता है। तो अटलांटिक महासागर आप ये देखिए यहाँ देख सकते हैं, एक तो उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका दिख रहा है, दूसरा आपको यूरोप और अफ्रीका दिख रहा है। दोनों के बीच का जो सागर है महासागर, उसको अटलांटिक महासागर बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा महासागरीय जल के तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक है उसमें सम्मिलित है। तो उसमें क्या क्या सम्मिलित है, देखिए यहाँ जो है महासागरीय धाराएं भी सम्मिलित है, अक्षांश भी सम्मिलित है, जल एवं स्थल का असमान वितरण भी सम्मिलित। तीनों चीजें आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। डी नंबर का राइट आंसर 1 2 3। ठीक है, इसके अलावा निम्न कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। तो देखिए लघु ज्वार पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन आते हैं, गलत। ये पूर्णिमा अमावस्या के नहीं आते, ये तो पूर्ण मतलब जो दीर्घ ज्वार आते हैं पूर्णिमा अमावस्या को। ठीक है, दीर्घ ज्वार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आते हैं। तो ये दोनों अगर पलट दिया जाए, यानी कि लघु ज्वार आपको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के अष्टमी को देखने को मिलते हैं, और दीर्घ ज्वार आपको पूर्णिमा अमावस्या को देखने को मिलते हैं। दोनों यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो आप पलट दें तो वो सही हो जाएंगे। निम्न कथनों पर विचार करना है। तो देखिए यहाँ पर सत्य कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं महासागरों के धरातलीय जल का औसत तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस होता है, बिल्कुल सही है। उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का औसत तापमान दक्षिण गोलार्ध में स्थित महासागरों की अपेक्षा कम होता है, गलत है ये, क्योंकि अधिक होता है। यहाँ तो ओनली एक, यहाँ पे केवल एक यहाँ राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए पृथ्वी के कुल जलीय धरातल का 43% भाग उत्तरी गोलार्ध तथा 57% भाग जो है दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का औसत तापमान दक्षिण गोलार्ध के स्थित जो महासागर उसकी अपेक्षा अधिक होता है, ना कि कम होता है। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए महासागरों का औसत तापमान जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 17.2 डिग्री सेल्सियस यहाँ देखने को मिलता है। बी नंबर का राइट आंसर है। ठीक है, और यहाँ देखिए सूर्य की किरणें जो होती है महासागरीय तापमान को बढ़ाती है। भूमध्य रेखा से दोनों ओर कर्क रेखा और मकर रेखा तक जो है मतलब मकर रेखा तक तापमान बढ़ता है तथा इसके बाद ध्रुवों तक जो है घटते जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर यहाँ देखिए सही का चुनाव करना है। जो कथन दिए उसमें मतलब महासागरीय तापमान के लंबत एवं क्षैतिज वितरण के संबंध में जो कथन है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान में क्रमिक कमी आती है, बिल्कुल सही है। मतलब ध्रुव तक अभी हमने देखे थे। और सागर का सर्वाधिक तापमान सतह पर पाया जाता है, बिल्कुल सही है। दोनों ऑप्शन हमारे सही है, यानी कि सी नंबर का राइट आंसर होगा। महासागरीय जल के तापमान वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है। तो आप देखिए सनातन पवने बिल्कुल सही है, अक्षांश भी सही है और महासागरीय धारा, तीनों चीज़ें यहाँ सही है, यानी कि उपरोक्त सभी जो है महासागरीय जल के तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कथन है मतलब यहाँ देखिए क्वेश्चन है और इसमें भी कथन दी है और सत्य कथन का चुनाव करना है। देखिए यहाँ पे समुद्र तल के ऊपर उठने की जो क्रिया है उसको भाटा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सॉरी भाटा जो है नीचे गिरने की क्रिया कहा जाता है, तो ये गलत होगा हमारा पहला ऑप्शन। मतलब ऊपर उठने को ज्वार कहा जाता है, नीचे गिरने को भाटा कहा जाता है, जबकि यहाँ ऊपर उठने को बोला गया, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य की स्थिति ज्वार की उत्पत्ति का कारण होती है, बिल्कुल सही है। ज्वारों का जो प्रयोग है विद्युत शक्ति उत्पादन करने, नौकाई के लिए, मछुआरों के लिए, बहुत सारे चीज़ों के लिए यहाँ फायदेमंद होता है, तो ये विद्युत शक्ति के लिए भी सही होता है, यानी कि दूसरा और तीसरा सही है, पहला ऑप्शन गलत है। तो 2 और 3 यानी कि बी नंबर का राइट आंसर होगा। ज्वार भाटा की जो उत्पत्ति है उस हेतु कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है। तो यहाँ देखिए चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वो भी सही है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण वो भी सही है। अपकेंद्रीय बल, ठीक है, अपकेंद्रीय बल का मतलब होता है जैसे अगर सूर्य या चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है तो पृथ्वी भी अपना बल लगाएगी एक अपनी ओर संभलने के लिए, तो जो बल होता है वो अपकेंद्रीय बल कहलाता है। तो तीनों चीज़ यहाँ पे जो है ज्वार भाटा की उत्पत्ति के लिए सहायक है, परंतु कोरियोलिस बल यहाँ पे ज्वार भाटा की उत्पत्ति के लिए सहायक नहीं है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो डी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। निम्न में से यहाँ कथनों का चुनाव करना है, सत्य कथन का बताना है। तो देखिए सूर्य के पास चंद्रमा से अधिक जो है आकर्षण शक्ति होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, परंतु चंद्रमा पास में होता है इसलिए उसकी आकर्षण शक्ति अधिक होती है पृथ्वी के लिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन सही होगा। ज्वार उत्पन्न करने की जो चंद्रमा की शक्ति है सूर्य की अपेक्षा अधिक होती है, जैसे कि मैंने अभी बताया चंद्रमा पास में है पृथ्वी के, इसलिए चंद्रमा की शक्ति जो है सूर्य से अधिक होती है ज्वार उत्पन्न करने के लिए। दोनों ऑप्शन हमारे सही है, यानी कि सी नंबर का राइट आंसर होगा। चंद्रमा के झुकाव के कारण जब इसकी किरणें जो होती है कर्क या मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, जो उस समय आने वाले ज्वार को जो है कहा जाता है। तो सीधी पड़ती है तो उस समय आने वाले जो ज्वार है उसको कहा जाता है अयन वृत्तीय ज्वार, इसको कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। देखिए
जिस तरह सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, उसी तरह चंद्रमा भी उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति में चंद्रमा के कर्क और मकर रेखा पर झुकाव के कारण जब इसकी किरणें ऐसे स्थानों पर सीधी पड़ती है तो उस समय आने वाले ज्वार उसको अयन वृत्तीय ज्वार कहा जाता है, और इस अवस्था में ज्वार और भाटे की ऊंचाई जो होती है उसमें विषमता पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पे आता है? विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार आता है कनाडा, उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत जो है एक देश, सबसे बड़ा मतलब दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर पर रूस है, दूसरे नंबर पर कनाडा। तो कनाडा में यहाँ देखिए विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार यहाँ पे आता है कनाडा में। और इसके बारे में अगर देखें, देखिए ऊंचाई जो होती है 15 से 17 मीटर की होती है। और यहाँ देखिए क्योंकि वहाँ पर जो है 2 ऊंचे और दीर्घ ज्वार एवं 2 निम्न और लघु ज्वार प्रतिदिन आते हैं, अतः जो एक ज्वार है 6 घंटे के भीतर यहाँ पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ सत्य कथन बताना है। जलधाराएं तापमान को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करती है, तो ये गलत है। ठीक है, जलधाराएं प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, जैसे कि हमने पहले पढ़े थे। गर्म जलधाराएं गर्म जल को ठंडे जल क्षेत्र में पहुंचाती है, बिल्कुल सही, ये भी हमने पढ़े थे। तो यहाँ केवल 2 नंबर का हमारा राइट आंसर है, मतलब जो पहला है वो गलत है। ठीक है, तो ये प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, ये हमने देखे थे। यहाँ देखिए निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन जो है हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो हिंद महासागर की धारा कौन कौन सी है? देखिए हिंद महासागर की धारा आपको देखने मिलेगी, इसको आप एटलस में अगर देखोगे तो आपको आसानी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो अगुलहास भी आपको हिंद महासागर में देखने को मिलेगी, इसलिए ऑप्शन सही यहाँ पे मतलब यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, नहीं है पूछा गया है तो इसलिए तो ये है, तो ये ऑप्शन में नहीं आएगा। दक्षिण हिंद महासागर धारा ये भी सही है उसके लिए, तो यहाँ पे ये गलत माना जाएगा ऑप्शन में। मोजाम्बिक भी जो है हिंद महासागर की है। ठीक है, तो ये तीनों यहाँ पे नहीं है, मतलब बेंगुला की जो है हिंद महासागर की धारा ये नहीं है। तो आप देखिए जो बेंगुला है दक्षिण अटलांटिक महासागर की एकमात्र ठंडी जलधारा है, तो ये आपको देखने को मिलेगा मैप में अगर देखोगे आप तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अघोलास धारा चलती है, अघोलास धारा कहाँ चलती है? ये चलती है हिंद महासागर में, ना कि प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिण अटलांटिक। ठीक है, ये चलती है हिंद महासागर में। अघोलास धारा एक गर्म महासागरीय जलधारा मानी जाती है जो कि हिंद महासागर में बहती है। गर्म जलधारा सामान्यतः ठंडे स्थानों की ओर चलती है और गर्म धाराएं भूमध्य रेखा भागों से उच्च अक्षांशों अर्थात ध्रुवों की ओर चलने वाली धाराएं होती है। यहाँ देखिए निम्न में से यहाँ पे देखिए कारक पर विचार करना है और जो है महासागरीय धारा को प्रभावित करते हैं, ऐसा यहाँ पे पूछा गया है। तो कौन कौन से प्रभावित करते हैं? तो देखिए पृथ्वी का आवर्तन ये प्रभावित करता है, वायुनाश और हवा ये भी प्रभावित करती है, महासागरीय जल का घनत्व ये भी प्रभावित करता है, पृथ्वी का परिमाण ये नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पे चौथा नंबर गलत है, यानी कि 1 2 3 हमारे सही हैं। तो इस हिसाब से अगर देखें तो बी नंबर का राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा एक सूची दी है, सूची को आपस में मिलाना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ देखिए एक गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। ठीक है, और ये कहाँ देखने मिलती है? ये अटलांटिक महासागर में देखने को मिलती है। इसके अलावा पेरुवियन की जो जलधारा है वो देखने को मिलती है प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट अगर देखें तो मोजाम्बिक आपको देखने मिलेगी हिंद में, और फॉकलैंड की जो है वो देखने मिलेगी अटलांटिक में। तो यहाँ देखिए जो डी नंबर है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा सही युग्म जो है सुमेलित है? ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे क्यूरेसियो की जो जलधारा वो कहाँ देखने को मिलेगी? प्रशांत महासागर, बिल्कुल सही है। गल्फ स्ट्रीम आपको प्रशांत महासागर में, ये प्रशांत महासागर में नहीं देखने को मिले। एल नीनो जो है, एन लीलो ये जो है अटलांटिक महासागर में, बिल्कुल सही। 1 और 3 सही है, यानी कि सी नंबर का राइट आंसर है। और गल्फ स्ट्रीम की अगर बात करें तो आप देखिए जो गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये पहले आप देख सकते हैं प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए उत्तरी विषुवत रेखा, विपरीत जो विषुवत रेखा है दक्षिण विषुवत रेखा, क्यूरेसियो की धारा, उत्तरी प्रशांत जलधारा, अलास्का, एलिलो, सुसीमा। इसके अलावा अगर देखें तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा। उसके बाद प्रशांत महासागर की ठंडी वाली देखें तो क्यूराइल, कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट, पेरुवियन, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है देखिए गर्म जलधारा है। तो गर्म जलधारा कौन कौन सी है? एक पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा गर्म जलधारा है, कनारी की जलधारा यहाँ जो है ठंडी है। ठीक है, बेंगुला भी आपको ठंडी देखने को मिलेगी, अलास्का की धारा आपको गर्म जलधारा देखने को मिलेगी। तो 1 और 4 सही, यानी कि ए नंबर का हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आप यहाँ देख भी सकते हैं प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है और हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। बाकी इसके अलावा ठंडी जो थी वो हमने यहाँ पे देख ली है। निम्न में से कौन सी जो जलधारा है वो ठंडी जलधारा है? तो यहाँ देखिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा ठंडी जलधारा है, फॉकलैंड की धारा
ठंडी जलधारा, क्यूराइल की जलधारा ये भी ठंडी है, कनारी ये भी ठंडी है। तो देखिए चारों यहाँ पे ठंडी जलधारा, यानी कि सी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। और आप यहाँ देख भी सकते हैं ठंडी जलधारा आपको दोनों दी है, ठीक है, प्रशांत महासागर की भी दी है, अटलांटिक महासागर की भी दी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सही कथन का चुनाव करना है। तो देखिए यहाँ पे विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती है, बिल्कुल सही है। विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में मिलती है, ये भी सही है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का परिपोषण करती, ये भी सही है। तीनों ऑप्शन हमारे सही, यानी कि डी नंबर का राइट आंसर है, ठीक है। और आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं, ठीक है, जो धाराएं दी है, ठीक है। इसके अलावा गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक महासागरीय धारा है। तो आप देखिए ये बी नंबर का राइट आंसर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने में मिलेगा, निम्न में से कौन सी गर्म जलधारा है? तो गर्म जलधारा देखिए फॉकलैंड की धारा ठंडी है, लेब्राडोर ये भी ठंडी है, कनारी ये भी ठंडी है। ब्राज़ील की जो धारा है वो गर्म जलधारा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर यहाँ विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना। देखिए यहाँ पे जो है सर्गेसो सागर, गल्फ स्ट्रीम, कनारी तथा उत्तरी विषुवतीय धाराओं के चक्र जो है बीच स्थित शांत जल क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। ये सारगेसो सागर के तट के समीप सारगेसम नामक मछली पाई जाती है, ये गलत है। गल्फ स्ट्रीम एवं लेब्राडोर जलधारा जो है फ्लोरिडा के समीप मिलती है, ये भी गलत है। तो यहाँ ओनली एक, यानी कि केवल एक यहाँ राइट आंसर है, ए नंबर का। इसके अलावा आप देख सकते हैं, देखिए सारगेसम मछली की प्रजाति नहीं है, बल्कि क्या है, ये विशेष प्रकार की घास है, तो वहाँ बोला गया था। और गल्फ स्ट्रीम लेब्राडोर जो है जलधारा न्यू फाउंडलैंड के समीप मिलती है, ये देख भी सकते हैं आप यहाँ पे। चलिए अगला देखें। तो देखिए ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? ये देखने को मिलेगा प्रशांत महासागर, यानी कि ए नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। तो ये हमारे जो है महासागरीय विज्ञान के संबंध में सारी चीज़ें हमने देखे, यहाँ पे क्वेश्चन देखे हैं। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। इसके अलावा कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही आप एंड्रॉयड जो प्ले स्टोर है वहाँ पे एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन, जो वहाँ पे आपको सीक्वेंस में सारी चीज़ें मिल जाएगी। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी आपके लेकर आया है अनअकैडमी समिट 2.0 एसोसिएशन विद द हिंदू ग्रुप। और इस समिट में बहुत सी ऐसी हस्तियां हैं जो आपको गाइड करेंगी सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनना चाहिए, किस प्रकार से यहाँ पे आपको शॉर्ट्स नोट्स बनाने चाहिए, किस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि बहुत ही बारीक चीज़ें हैं, आपको जानना जरूरी है सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। यहाँ पे क्रैश होता है ये दीपक गुप्ता जी और बहुत से यहाँ पे स्पीकर जाने मानी हस्ती है जो आपको गाइड करेंगे। साथ ही अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स है जो आपको यहाँ पे गाइड करेंगे इस समिट में। और यहाँ पे जो भी बच्चे सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये समिट जरूर अटेंड करना चाहिए। इस समिट में आपको काफी फायदे मिलने वाले हैं, जैसा कि आपको ट्रिक्स बताए जाएंगे एग्जाम क्रैक करने के। जिन्होंने एग्जाम को पहले निकाला है वो आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आपको रैंकर से तैयारी करने के तरीके के बारे में बताया जाएगा और आईएएस ऑफिसर की जिंदगी को आपको करीब से देखने का मौका मिलेगा। और इस 2 दिन के इवेंट में और क्या क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 70 प्रतिष्ठित वक्ता होंगे, यहाँ पे 20 टॉक्स होंगे, डिस्कशन सेशन होंगे, 32 हैंड्स ऑन वर्कशॉप होंगे। और इस समिट के लिए आपको कहीं जाना भी नहीं, ये समिट पूरा ऑनलाइन है। और आपके मन में कुछ सवाल होंगे, इसका रजिस्ट्रेशन की फी क्या रहेगी? मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस नहीं है, आपको बस एडवांस में रजिस्टर करना है। और क्या मैं सारे सेशन अटेंड कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आप सारे सेशन अटेंड कर सकते हैं। बस कुछ सेशन ऐसे होंगे जो पैरेलली चलने वाले हैं, आपको अपना टाइम मैनेज करना है। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? ये समिट सबके लिए है, सबके लिए खुला है, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। क्या कोई स्पेशल सेशन है हमारे सवालों के लिए, जो सवाल हम पूछने वाले हैं? जी हाँ, आपके सवाल को महत्व दिया जाएगा। स्पीकर्स द्वारा आपके सवालों का सेशन के लास्ट में आंसर दिया जाएगा। इस सेशन के लिए हम रजिस्टर कैसे करें? तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, आप उस लिंक की सहायता से अपना रजिस्टर कर सकते हैं। तो आज ही रजिस्टर करें, और जब रजिस्टर करें तो यहाँ पे कोड लगाना ना भूलें। हमारा कोड है सरकार 10 कोड आप जरूर लगाएं।